क्या हर वक्त सर मारेंगे थोड़ी आप लोग। चलिए ठीक है, देखिए तो लास्ट वी स्टडीड कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस इक्वल वॉल्यूम ऑल गैसेस एट एसटीपी कंसिस्ट इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एप्लीकेशन में पढ़े था इंडिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर मास विद रिस्पेक्ट टू वेपर डेंसिटी। 2 इंटू वेपर डेंसिटी क्या होता है हमारा मॉलिकुलर मास। इसके अलावा मोलर वॉल्यूम, तो किसी भी चीज़ का 1 मोल का वॉल्यूम उसका मोलर वॉल्यूम कहलाता है और ये इक्वल टू होता है मास इन ग्राम और वॉल्यूम में होता है 22.4 लीटर। एंड लास्ट वी स्टडीड अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिसिटी सिंपली इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल O2 इज डाइटोमिक, O3 इज ट्राई एटॉमिक। अब आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास एंड एवरेज एटॉमिक मास। परेशान नहीं होना है, पढ़ने के बाद हम बिल्कुल एक डिब्बे में इतने से डिब्बे में समराइज कर देंगे सब कॉन्सेप्ट को, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दिमाग को खोलने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है डिटेल से पढ़ना। देन वी स्टडीड अबाउट मॉलिकुलर मास एंड ग्राम मॉलिकुलर मास। लास्ट भी स्टडीड फॉर्मूला मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास। ठीक है, ये सब पढ़ना है। आज से आप ये समझ लें कि आपका मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है। जो भी हम यहाँ पढ़ाएंगे ये एज इट इज़ रिपीट होता है मूल कॉन्सेप्ट में, ये तीनों चीज़ें। तो जब मूल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो मूल कॉन्सेप्ट में हमें बताने के लिए और भी बहुत सारा कुछ है। तो इस पार्ट को हम यहाँ पढ़ लेंगे तो ये एज इट इज़ वहाँ पर हम लिख देंगे कि ये हम पढ़ चुके हैं पहले, तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे वहाँ पर। और मूल कॉन्सेप्ट में कुछ और जानेंगे। ये अब एटॉमिक मास यहाँ हम 2-2 लाइन में ख़त्म कर दें, मॉलिकुलर मास 2 लाइन में ख़त्म कर दें, फॉर्मूला मास 2 लाइन में ख़त्म कर दें, तो फिर मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ लेंगे, बात वही हुई। या फिर इसको यहाँ डिटेल से पढ़ ले रहे तो वहाँ पर तो हम इसको अब जैसे आपकी बुक्स वगैरह है उसको अलग अलग रहता है, एटॉमिक मास पहले फिर मूल कॉन्सेप्ट में ग्राम एटॉमिक मास अलग से पढ़ाते हैं। तो हम पूरा एटॉमिक मास यहीं पर खोल के रख दे रहे हैं आपके सामने कि आखिरकार है क्या ये और आया कैसे है, और यही एटॉमिक मास मोल में हो तो ग्राम के इक्वल कैसे हो जाता है, ये सब चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो जितना कल तक पढ़ा है जितना आपको कल तक समझ में आया उसको अपने दिमाग में रखते हुए बिल्कुल ना पीछे का ना आगे से, जितना हम बता रहे हैं अभी आपको उतना सीखते जाना है। ठीक है ना, तो डालिए हेडिंग डालिए। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, हाँ डाल सकते हो। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अब देखो जैसे आपने लिखा कार्बन, और कार्बन का नीचे आप एक 6 नंबर लिख देते हो, तो ये 6 नंबर एक्चुअली में होता क्या है, ये जो 6 नंबर होता है इट इज़ अ नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन के नंबर होते हैं। कार्बन के पास कितने प्रोटॉन हैं, 6 प्रोटॉन हैं, तो ये एटॉमिक नंबर होता है। और ऊपर आप ये जो लिख देते हो ये होता है एटॉमिक मास, या इसी को मास नंबर बोलते हैं। अब हालांकि एटॉमिक मास और मास नंबर में हल्का सा देखने का नज़रिया रखा है साइंटिस्टों ने अलग अलग, लेकिन वो भी बिल्कुल सेम ही है, कुछ अलग नहीं होता। जो एटॉमिक मास होता है वही मास नंबर होता है। अब आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया है बात डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास नंबर, तो हम बाद में बताएंगे वो क्या होता है, लेकिन उसमें दिक्कत नहीं है, अभी आप सब इतना समझो। तो ये एक्चुअली में जो ये लिखा होता है नंबर, ये जो नंबर होता है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर होता है। मतलब कार्बन के पास कितने प्रोटॉन हैं नहीं पता,
कितने न्यूट्रॉन है नहीं पता, लेकिन टोटल मिला के कितने हैं 12 है। अब हमें क्या पता है, इसमें हो सकता है कि 10 न्यूट्रॉन हो, 2 प्रोटॉन हो, लेकिन पता है हमें प्रोटॉन कितने हैं, तो यहाँ से पता कर लिया था। तो न्यूट्रॉन भी कितने हो गए। तो ये जो नंबर होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इस चीज़ को अभी कहीं लिखना नहीं है, आप अपने हिंट के लिए लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। आगे जाके हम ये सब पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में। इक्वल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ए एटम कैसा है, न्यूट्रल, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसमें 6 प्रोटॉन है तो 6 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन का नंबर कभी चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के नंबर डिक्रीज भी हो सकते हैं, इंक्रीज। तो अगर इंक्रीज हो गए तो फिर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज हो गए तो डिक्रीज, जबकि एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं हो सकता, इसलिए इसको प्रोटॉन से बताया जाता है। ये सब कॉन्सेप्ट आएंगे आपके सामने धीरे धीरे। तो ये नंबर तो मिल गया। अब ये नंबर हम कैसे पता करते हैं, हमने आपको बता दिया। किसी भी एलिमेंट के ये जो नंबर लिखते हैं ना हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर, ये 12 या ऑक्सीजन के ऊपर 16 या फिर सोडियम के ऊपर 23, ये नंबर कहाँ से निकाला गया है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के नंबर से निकाला गया है। पर क्या नंबर से किसी की, नंबर तो एक नंबर है ना। अब किसी का मास निकालना है तो नंबर से थोड़ी ही पता चलेगा। हम लिख देंगे कार्बन का मास 12, सामने वाला बोला 12 किलोग्राम, दूसरा बोला 12 ग्राम। तो जब तक आप किसी नंबर के साथ उसकी यूनिट नहीं लगाएंगे वो जस्टिफाई थोड़ी होगा। आप उससे कह दो 100 चले जाओ, अब कितने 100 चले जाएं भैया, 100 मीटर चले जाएं, 100 सेंटीमीटर चले जाएं, 100 इंच चले जाएं, 100 किलोमीटर चले जाएं, बताओ तो हमें। तो नंबर से तो जस्टिफाई नहीं कर सकते ना आप, आपको एक यूनिट तो लेनी पड़ेगी ना इसकी। तो अभी हमने एक चीज़ सीखी, बिल्कुल एक पॉइंट समझना है। किसी भी एलिमेंट के ऊपर ये जो नंबर लिखा होता है वो उसका होता है एटॉमिक मास, और ये नंबर एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक होती है उससे पता किया जाता है। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से पता किया जाता है कि किसी भी एलिमेंट के पास कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है। तो ये तो पता चल गया। तो अब ये नंबर पता चलने के बाद अब जद्दोजहद, हम शुद्ध हिंदी बोल दें, कशमकश चालू हुई यूनिट देने की। बोले इसको यूनिट दो भाई, बिना यूनिट के तो ये काम नहीं होगा। तो उन्होंने कहा दो, हमें क्या दिक्कत है, 2 यूनिट। सब अपनी अपनी यूनिट लेके आए। यूनिट मानने के लिए इन्होंने क्या रास्ता चुना। अब आप लोग एक चीज़ बताओ, एक इतना बाट आता है उसी को एक किलोग्राम क्यों कहते हैं? इसको हम इतने बड़े बाट को भी तो 1 किलोग्राम कह सकते थे, उतने को क्यों कहते? किसी को तो मानना था ना भाई। स्टार्टिंग में किसी एक को तो आपको फिक्स्ड मानना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, कहीं भी कोई चीज़ जादू से नहीं आई है, हर चीज़ मानने से चालू हुई है, फिर उसके रूल्स बने हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हें तो इतनों 1 किलोग्राम मान रहा है, हम अमेरिका में इतनों 1 किलोग्राम मान भी। तो अमेरिका में जाके शक्कर ले भी तो बोरा लेके जाने पड़े, भारत में शक्कर ले आई तो पॉलीथिन में आ जाए। तो साइंटिस्ट ने कहा नहीं, संस्था बैठाओ, एक संस्था, सबके अच्छे अच्छे वैज्ञानिक बुलाओ, इंडिया से, अमेरिका से, रूस से, चीन से, एक संस्था बनाओ पूरे देशों से जो कोऑर्डिनेट करे। तो एक संस्था बनाई गई जो पूरे देशों से कोऑर्डिनेट करे आपको। और ये यूनिट वगैरह मापने के लिए जो संस्था बनाई गई थी वो थी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। अब केमिस्ट्री के लिए जो सब कुछ केमिस्ट्री का डिसाइड करता है उस संस्था का नाम है IUPAC। जब तक ये वेरीफाई नहीं करेगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सब आएंगे, सब एक एक चीज़ आपकी कॉपी में नोट्स बन के छप जाएंगे। ये है वो संस्था जो केमिस्ट्री के हर एक रूल को डिसाइड करती है। जब तक ये वेरीफाई नहीं करेगी किसी भी बुक्स में छप नहीं सकता आपका कोई भी लिटरेचर केमिस्ट्री का, यहाँ से वेरीफाई करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो बुक्स आपकी सर्टिफाइड नहीं होगी, वो लिटरेचर छप नहीं सकता। तो हम अभी आपके जिसमें थे उसमें आ जाए लौट के। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा कि हम सभी लोग मिलके एक पक्का वजन लेते हैं, एक पक्का वेट लेते हैं और उस वेट को 1 किलोग्राम मान लेंगे, और पूरी दुनिया में अब जब भी 1 किलोग्राम बनेगा उसका वेट इसके इक्वल होना चाहिए। तो उन्होंने प्लेटिनम और इरिडियम, ये 2 ऐसी धातु थी जिन पर टेम्परेचर, प्रेशर और नेचर का फ़र्क नहीं पड़ता है।
मतलब समय के साथ इन पे फर्क नहीं पड़ता है। अब जंग लग जाए तो वेट बढ़ना जाएगा, 1 किलो तुम रखो, उसमें जंग लगते जाने दो, बढ़ जाएगा। और वो जंग अगर झड़ा दोगे तो वेट घट जाएगा। मतलब सामने जो भी चीज़ है वो आसपास से ख़राब नहीं होनी चाहिए। हम पढ़ा आपको एटॉमिक मास रहे हैं, लेकिन इसकी साइकोलॉजी समझा रहे हैं हम आपको कि ये आया कैसे। तो फिर ये 2 ऐसे मेटल्स लिए गए जो नेचर से डिस्ट्रॉय ना हो, तो उन्होंने प्लेटिनम और इरिडियम को लिया, दोनों को पिघलाया और उसका एक सिलेंडर बनाया, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बोलते हैं इसको। और इस प्रोटोटाइप का जितना वजन होता है वो होता है 1 किलोग्राम। तो दुनिया में जितना भी 1 किलोग्राम वेट आ रहा है ना, वो इस प्रोटोटाइप का वजन है। अब 1 किलोग्राम मिल गया, अब टेंशन ख़त्म। हमने कहा 1 किलोग्राम है, इससे दुगना है तो 2 किलोग्राम है, इससे आधा है तो ½ किलोग्राम है, 100 टाइम्स है तो 100 किलोग्राम है। मतलब हमें 1 की यूनिट मिल जाए तो सब टेंशन फिर ख़त्म। तो उस पहले शुरुआत तो मानने से चलती है ना, उतने को 1 किलोग्राम माना गया। अब वो शुरुआत में कम भी हो सकता था, ज़्यादा भी हो सकता था, अब जितना मान लिया वो फिक्स हो गया। तो ये शुरुआत हो गई थी। तो अब हमें जैसे वहाँ पे 1 यूनिट मिल गई केजी, फिर केजी को ग्राम में आपका कन्वर्ट करना, किलोग्राम में माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, ये सब फिर कन्वर्जन और आ गए। लेकिन जब तक 1 किलोग्राम नहीं आया था तब तक ना तो हम माइक्रोग्राम बना सकते थे, ना ही हम पिकोग्राम बना सकते थे, ना ही हम 100 किलोग्राम बना सकते थे, क्योंकि 1 की यूनिट हमें पता होना ज़रूरी है। नहीं तो कैसे। अब हम आपसे कह दें कि आप 100 किलोमीटर तब तक नहीं बोल सकते जब तक आपके पास डेफिनेट 1 किलोमीटर की वैल्यू नहीं है। आप कैसे पता करोगे ये दूरी 100 किलोमीटर है? ये तभी तो पता करोगे जब वो 1 किलोमीटर से कितनी ज़्यादा हो, 100 टाइम्स ज़्यादा हो। ऐसे अपनी कहानी में लौट के आ जाते हैं। तो बोले एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। तो एक साइंटिस्ट बोला कितना 12? चीन वाला बोला हम 12 किलोग्राम लिखेंगे। तो अमेरिका वाले कैसे, तुम ही हो सब, हम भी हैं बहुत बड़े वैज्ञानिक, हम 12 ग्राम लिखेंगे। बाद के बोले ठीक है हम भी हैं, हम 12 माइक्रोग्राम लिखेंगे। उन्होंने अपना मूड पकड़ लो, बोलो लड़ाई हो जाने। तो फिर IUPAC ने कहा भैया नहीं ऐसा नहीं होगा, इसकी भी एक फिक्स्ड यूनिट बनाओ। 12 के आगे एक फिक्स्ड यूनिट लगानी पड़ेगी हमें, जो पूरे देशों में फिक्स होगी। जैसे वेट के लिए वेट की यूनिट बनाते हैं, इसलिए इन एलिमेंट के वेट मेजरमेंट करने के लिए वेट की ही यूनिट बनाई गई। लेकिन इनके वजन तो ना के बराबर होते हैं। अब 1 किलोग्राम में तो बस का है नहीं मेजर करना। अगर 12 किलोग्राम कार्बन होता तो भैया यहाँ तो हम जो CO2 छोड़ रहे हैं तो 12 किलोग्राम की निकलती। ये तो इसका तो मतलब नेग्लिजिबल मास है, तो किलोग्राम में तो आ नहीं सकता है, ना किलोग्राम में आ सकता है, ना आपका ग्राम में आ सकता है। अगर 1 ग्राम भी निकलती तो एक बार में इतनी सी CO2 तो निकालते हैं हम। तो इस दुनिया में CO2 के अलावा कुछ बचता ही नहीं। तो उनने कहा एक काम करो, हम कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, एलिमेंट, और उस एलिमेंट के मास को फिक्स कर लेते हैं। उस एलिमेंट के मास को हम दे देंगे 1 यूनिट नाम। अब कोई चीज़ अगर इससे 2 टाइम भारी होगी तो लिख देंगे 2 यूनिट, 3 टाइम्स हैवी होगी तो लिख देंगे 3 यूनिट। अब सबका मास किससे कंपेयर किया जाएगा? इसे 1 यूनिट। जैसे कि किलोग्राम के लिए हमने बताया था, प्रोटोटाइप बना लिया। तो इसको अच्छे से कहा हमने कि हाइड्रोजन को लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड, इनको बोले जाते हैं स्टैंडर्ड एलिमेंट। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया गया किसी की एटॉमिक मास की यूनिट देने के लिए, वो स्टैंडर्ड एलिमेंट था हाइड्रोजन। आगे जाके बहुत कमी देखी गई हाइड्रोजन में। एक तो इसकी प्रेजेंसी इन नेचर बहुत कम है, दूसरा ये कंबस्टिबल है, तो इसको हटा दिया गया। ये स्टैंडर्ड एलिमेंट गया, काट दिया गया इसको। अब स्टैंडर्ड एलिमेंट नहीं रहा। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा नॉलेज के लिए कि शुरुआत में स्टैंडर्ड एलिमेंट कौन था? हाइड्रोजन। उसके बाद सेकेंड नंबर में स्टैंडर्ड एलिमेंट माना गया ऑक्सीजन। बोले ऑक्सीजन से करेंगे हम, ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, इसी को हम मानेंगे। ठीक है, काफ़ी दिन तक ऑक्सीजन चली। हाँ, एक टाइम पे एक ही स्टैंडर्ड माना जाएगा। जैसे एक टाइम पे अगर 2 प्रोटोटाइप बना देते
तो अमेरिका वाला अपना किलोग्राम चलाते, चीन वाले अपना किलोग्राम चलाते, तो एक ही मानना पड़ेगा, पूरे विश्व में एक मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया गया। अब ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया गया तो इसके भी 3 आइसोटोप निकल आए भाई, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। बोले कौन से ऑक्सीजन को ले हम? बोले जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जिस फॉर्म में पाई जाती हो, जो आइसोटोप्स कहलाते हैं, सबके एटॉमिक नंबर क्या होंगे? एक ही होंगे, सेम होंगे। तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन 816 का पाया जाता है, तो इसको स्टैंडर्ड एलिमेंट माना गया। बाद में जाके इसकी भी बहुत सारी कमियां निकली। इसका कंसंट्रेशन नेचर में 21% है, ये देखा। दूसरी है गैस है, ठीक है ना। फाइनली थर्ड नंबर पे जो स्टैंडर्ड एलिमेंट सेलेक्ट किया गया वो ले गया कार्बन, और ये आज तक स्टैंडर्ड है। तो किसी भी एटॉमिक मास की यूनिट को डिसाइड करने के लिए जो फाइनली आज भी स्टैंडर्ड एलिमेंट माना जा रहा है वो कौन है? कार्बन। तो अब इससे यूनिट हम बनाने वाले हैं, देखिए कैसे बनाते हैं हम यूनिट इससे, ठीक है। यहाँ तक रब कर देना। चलिए, तो हम आपके लिए सीक्वेंस लिख देते हैं स्टैंडर्ड एलिमेंट का, ठीक है ना। तो बच्चों आपको अपने, देखो हम तो प्रॉपर नोट्स बनवाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को हमने बताया था कि नोट्स एक अलग चीज़ है और क्लास में बैठ के पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग एक अलग चीज़ है। तो क्लास में बहुत सारी चीज़ें हम बीच में ऐसे ही बता जाते हैं, जो आपको अगर लगे तो ऊपर कॉपी में जो जगह है वो इसी के लिए नोट कर लिया करो, अगर आपको बस जल्दी से नोट किया। बाकी तो फिर ये सब चीज़ें हम बाद में पढ़ाएंगे ही। तो ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड एलिमेंट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड एलिमेंट। नहीं, एटॉमिक मास के नीचे से वो लिखोगे जो हम लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ, ये आपको जहाँ भी लिखना हो, ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड एलिमेंट। तो सबसे पहले किसको लिया गया था? हाइड्रोजन को, उसके बाद ऑक्सीजन को, और अब किसको लिया गया? कार्बन को लिया गया स्टैंडर्ड। और फाइनल यही है, दिस वन इज फाइनल, ये हमारा फाइनल है, ये आज तक स्टैंडर्ड है, टिल नाउ स्टैंडर्ड। इसमें सर कोई खामी नहीं, इसमें कोई खामी नहीं है, टिल नाउ स्टैंडर्ड, ये अभी भी स्टैंडर्ड है। लेकिन फिर एक समस्या आ गई, कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 612, कार्बन 613 एंड कार्बन 614। 3 आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के। तो अब सभी लोगों ने कहा भाई बताओ तो कौन सा, हम 13 वाला मान लेंगे, तुम 14 वाला मान लोगे, कोई और 12 वाला मान लेगा, तो कैसे? फिर मास में डिफरेंस आ जाएगा। जिसने 14 माना उसको चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, जिसने 12 माना उसको चीज़ें कम मिलेंगी। तो उन्होंने कहा भैया इन तीनों को बताओ सबसे ज़्यादा नेचर में पाया कौन जाता है? इसको बोलते हैं अबेंडेंस। अबेंडेंस का मतलब था क्वांटिटी फाउंड, जो क्वांटिटी पाई जाती है उसको बोलते हैं अबेंडेंस। तो पूछा कि अबेंडेंस बताओ किसकी है, तो सबसे ज़्यादा जो अबेंडेंस पाई जाती है इन तीनों आइसोटोप में वो पाई जाती है कार्बन 12 की। तो कार्बन 612 दिस इज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट, और ये नेचर में है आपका 98.89%। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा ए वाला पाया जाता है इस परसेंटेज में, दिस इज। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा एलिमेंट स्टैंडर्ड है एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए? कार्बन। और कार्बन में भी कौन सा वाला? C612। और उसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी है? 8 है, 9 ऐसे याद कर, 98 और इसी को उल्टा लिख दो 89, तो 98.89%। चलिए हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब देखो चीज़ें बिल्कुल सिक्वेंस से कनेक्ट होती जाएंगी आपके। आप भी कहोगे हाँ सर ये तो बिल्कुल सिक्वेंसली इतना ज़्यादा, इतना बेहतरीन अरेंज है कि डाउट की कोई जगह ही नहीं बचने वाली है, ठीक है। तो देखो अब कार्बन C612, इसको आप लोग ऐसे भी कई जगह ऐसे भी लिखा मिलेगा, कई लोग इसको कार्बन 12 ऐसे भी बोलते हैं।
ये जो कार्बन 12 है ये अब हमारा स्टैंडर्ड एलिमेंट है, ये हमारा स्टैंडर्ड एलिमेंट है। इस स्टैंडर्ड एलिमेंट से हमें क्या बनानी है, एक यूनिट बनानी है, किसको मीजर करने के लिए, एटॉमिक मास को मीजर करने के लिए। नंबर तो सबके पता चल गए हमें कि किसके पास क्या इसके पास एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं क्योंकि नंबर क्या एक। जैसे हमने लिख दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, 16। तो ये नंबर तो पता चल गया, लेकिन इस नंबर को जब तक यूनिट नहीं देंगे वो नंबर हमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस नंबर के आगे, ये जो नंबर है इस नंबर के आगे एक यूनिट लगाना जरूरी था, बिना यूनिट के जस्टिफाई नहीं होता। तो स्टैंडर्ड एलिमेंट माना गया कार्बन 12। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड एलिमेंट माना गया, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड एलिमेंट माना गया। अब कार्बन 12 मतलब उसके पास कितना मास है, 12 पार्ट मास है। तो बोले भैया 12 पार्ट से थोड़ी यूनिट बनाएंगे, एक पार्ट से बनाओ आप। तो कार्बन 12 की 1/12 पार्ट को, कार्बन 12 के कितने पार्ट को, 1/12 पार्ट को स्टैंडर्ड यूनिट माना गया है। ये है आपकी यूनिट। तो 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अभी रुको, इसको माना गया यूनिट। ये है आपकी स्टैंडर्ड यूनिट। उनने कहा कि इतने को हम एक यूनिट मानेंगे। अब कोई चीज़ इसके बराबर है तो 1 टाइम्स है, कोई चीज़ अगर 2 टाइम्स है तो हम कह देंगे वो 2 टाइम्स हैवी है, किससे, 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कोई चीज़ मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 16। तो हम कह देंगे ऑक्सीजन कितने टाइम्स हैवी है, 16 टाइम हैवी है, कितने से, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से। इसको यूनिट माना गया है। दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट। ये आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है। फिर लोगों ने कहा कि सर इतना बड़ा बड़ा बार बार लिखेंगे, कुछ सिंपल सा कर दो ना। तो IUPAC वाले बोले कोई दिक्कत नहीं, सिंपल कर देते हैं इसको। उन्होंने इस पूरे वर्ड को एक सिंपल नाम दे दिया। उनने कहा कि इससे हम निकाल रहे हैं एटॉमिक मास, तो इसको हम बोलेंगे किसकी यूनिट है, एटॉमिक मास की यूनिट है। दिस इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। क्योंकि इससे हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, एटॉमिक मास। बिल्कुल एक एक चीज़ समझते हैं ना, आगे जाके इन्हीं चीज़ों को जोड़ते बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। एटॉमिक मास यूनिट, और शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं, AMU। अब अगर हम चाहे 16 × 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप लिख दें, चाहे सीधे लिख दें 16 AMU। AMU का मतलब क्या है, 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये है AMU का मतलब। AMU किसकी यूनिट बनाई गई है, किसी भी एलिमेंट के मास को डिसाइड करने के लिए। और AMU, एक यूनिट AMU किसके इक्वल होती है, 1/12 पार्ट के। तो ये यहाँ से आया है, ये आपका दिस इज द यूनिट। ये यूनिट चलती है आपकी AMU। इसी AMU को अभी आप भविष्य में जाके देखो, सब चीज़ें जुड़ने वाली है। अगर ग्राम लिख दोगे तो वो कितने का मास हो जाएगा, 1 मोल का। वो भी हम बताएंगे कैसे आया था, लेकिन अभी वहाँ का थिंक नहीं करना है, अभी से भी यहाँ पर। तो एटॉमिक मास है क्या है, नहीं, वो तो मास नंबर है बेटा, दिस इज द मास नंबर, वही एटॉमिक मास बन जाता है। हम उसको समझाएंगे, उसमें अभी चिंता मत पड़ो, वो मास नंबर कहलाता है। पर हालांकि एटॉमिक मास और मास नंबर में कोई फर्क नहीं है। तो हम कह देंगे एटॉमिक मास, किसी भी का भी एटॉमिक मास हम किससे कंपेयर करते हैं, AMU से। मतलब ये कितने टाइम्स है, 16 टाइम्स है AMU से। AMU मतलब 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास एक नंबर होता है। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है, एक
नंबर होता है जो हमें ये बताता है कि वो कितने टाइम्स हैवी है AMU से। ऑक्सीजन 16 टाइम्स हैवी है 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, या हम सरलता में बोल सकते हैं ऑक्सीजन 16 टाइम्स हैवी है AMU से। तो ये एटॉमिक मास की डेफिनेशन यहाँ से आई है, ये ऐसे बने हैं एटॉमिक मास आपके। एटॉमिक मास एक नंबर है जो सिर्फ इतना बताएगा हमें कि वह एलिमेंट कितने टाइम्स हैवी है AMU से, मतलब ये कितने टाइम्स है 16 टाइम्स। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि हमारी यूनिट हो गई किलोमीटर, तो यहाँ से सतना तक की डिस्टेंस कितने टाइम्स है उस किलोमीटर से, ऐसे ही बोल देते हैं अप्रॉक्सीमेट 65 किलोमीटर, तो वो 65 टाइम्स हो गई कितनी 1 किलोमीटर से। ये बिल्कुल वही कैलकुलेशन हो गया कि हमें एक की वैल्यू पता तो हम कितने की भी बता सकते हैं। हमें एक की वैल्यू पता है तो एक से कितने टाइम्स है 16 टाइम्स। तो अब हम एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिख रहे हैं आप लोगों की, तो चलिए ठीक है, ये सब लिखना है ना, हम तो लिखवाएंगे ना, ये जितनी चिंता आपको उतनी हमें भी है, ये सब लिखवा रहे हैं हम ना। अभी तो आपको कहानी सुनाई है हमने, अब आते हैं ठीक है। चलिए देखो आध घंटे कहानी सुनाई तुम लोगों को हमने, है ना, सुनाना ज़रूरी भी था, अगर एक कहानी नहीं सुनाते तो फिर काम नहीं चलता ठीक है। तो एटॉमिक मास की हम डेफिनेशन लिखते हैं और फिर ये सब चीज़ें भर भर के लिखवाते हैं, और भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवाते हैं एटॉमिक मास। तो लिखिए द एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास of an element, the atomic mass of an element क्या है, एक नंबर है, is the number, the atomic mass of an element is the number, the atomic mass of an element is the number which shows that an atom of an element, an atom of an element, an atom of an element is how many times heavier than 1/12 part of, then 1/12 part of, 1/12 part of, एक थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और लिख लो, 1/12 इसमें हम यही अभी लिख देंगे 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ, जी हाँ आएगा ठीक है, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ, किसका 1/12 पार्ट बनाया, मास का ही तो बनाया है ना, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कौन सा आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप। और इस पूरे वर्ड को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते थे, AMU, स्टॉप लगाएंगे। अब हम आपको लॉजिकली लेके चलते हैं आगे, पहले तो हम लिखवा रहे बेटा, लिखवा रहे उसको, यहाँ तक हो गया। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटम कहाँ पाए जाते हैं, एलिमेंट में। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक नंबर है, सिर्फ एक नंबर सिर्फ ओनली एक नंबर है
जो हमें बताता है विच शो दैट कि एक एटम, ये कार्बन के एक एटम का नंबर है ना 16, कार्बन के कितने एटम का नंबर होता है, सॉरी ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन के एक एटम का नंबर कितना है 16, एक ही का लिखा ना, ये दो का तो नहीं लिखा हमने, बताओ ना भाई, ऑक्सीजन के एक एटम का नंबर